बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाज़िया नैयर। मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं और आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू शाजिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बस ठीक है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे तो अभी भी सर्दी है वाशिंगटन डीसी एरिया में, बल्कि हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ी है, बस स्नोफ्लेक्स थे। लेकिन मेरे ख्याल में ठंड है, 32 से नीचे 30s में टेम्परेचर, वेरी कोल्ड। और पाकिस्तान की जो आपकी ना सिर्फ मौसम गर्म है बल्कि सियासत में भी हिद्दत है आपके। सियासी तो आपको क्या कहेंगे, पाकिस्तान के सियासी माहौल में एक भूचाल आ चुका है। हुक्मरान जमात की जानिब से बड़ा पावर शो किया गया यहाँ पर इस्लामाबाद में। इसके साथ साथ अपोजिशन जमातों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और साथ में उन्होंने भी अपना पावर शो किया यहाँ पे। तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी तरफ से किया गया और पूरे पाकिस्तान से उनके भी कारकुन यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद थे, श्रीनगर हाईवे के ऊपर। और इसके साथ अगर बात की जाए तो शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि अगर वो धमकी आमेज़ ख़त को पार्लियामेंट में लेकर आते हैं तो अगर उसमें कोई सच्चाई हुई तो हम इमरान खान का साथ देंगे। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया है। शाहज़ैन बुगटी इससे कबल ही अपोजिशन को ज्वाइन कर चुके थे और इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि मेरे लिए अपोजिशन बेंचों में जो है वो सीट अलॉट कर दी जाए। और काफ लीग और एमक्यूएम जो है वो इस वक्त गेम चेंजर साबित हो सकते हैं कि वो काफ लीग को तो ऑलरेडी उन्होंने वजारत दे दी है, वजीर आला का ओहदा के लिए नामजद कर दिया गया है। एमक्यूएम के साथ बातचीत चल रही है, वहां पर भी उनको लालच दे दी गई है कि गवर्नरशिप आपको दे दी जाएगी। कुछ इस तरह की सूरत हाल चल रही है, समझ नहीं आ रहा कि कौन नंबर गेम पूरी कर चुका है और किसके कम है और कौन जीत सकता है और कौन नहीं। मैं चाहूंगी इसके ऊपर आप जरा एक जबरदस्त किस्म का अपना तज्जिया दें कि आप पाकिस्तान की अगली सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं। शाज़िया, मेरे ख्याल में मैं आपसे जब से जलसा हुआ है उसके बाद से मेरी बात नहीं हो सकी। मैं इस मजबे को, इस जलसे को सियासी जलसा नहीं समझूंगा, इसको मजहबी एक जलसा समझूंगा, क्योंकि इसका नाम था अमर बिल मारूफ और जिस तरीके के बैनर बनाए गए थे कुरानी आयात के ज़रिए। और उसके बाद खान साहब ने बल्कि इस पर कई दफ़ा कहा कि खुदा ताला की तरफ से ये इशारा आया है कि आप इस जलसे में आए, तो ये मजहबी जलसा था। सियासत और जमहूरियत का इसके साथ कुछ लेना देना नहीं था। एक तो ये मैं ये कहूँगा। उसके बाद इनकी जो तकरीर सुनी 2 घंटे की, उसमें से 1.5 घंटा तो ये अपनी तारीफ़ें करते रहे। और उसके बाद खान साहब को एक बड़ा शौक था कि वो भुट्टो बने। खान साहब ने इसमें ऐलान कहा कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ। यहाँ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आज से 40 साल पहले भुट्टो साहब ने भी रावलपिंडी में एक ख़त इसी तरह का एक लहराया था और अमेरिकन एम्बेसी को चैलेंज किया था। बल्कि मैं जब हिस्ट्री के औराक पढ़ रहा था तो उनमें मैंने BBC के चैनल पे पढ़ा कि जो अमेरिकन एक सफारतकार था, खान साहब ने, भुट्टो साहब ने शायद उनका नाम भी लिया था, तो उन्होंने अपने काउंटर पार्ट जो इंडिया में, भारत में था, उसको कॉल करके कहा था कि पार्टी इज़ ओवर। अब खान साहब ने भुट्टो की तरह ये इशारा दिया है कि मैं दुनिया के लिए इतना ख़तरनाक बन चुका हूँ कि मेरी रजीम को अब अमेरिका चैलेंज लेकर मुझे रशिया जाने की सज़ा देना चाहता है। अब इस पॉइंट पे मैं अपना तज्जिया ये देना चाहूँगा कि क्या खान साहब वाकई अमेरिका के लिए एक इतना बड़ा एक ख़तरनाक, इतने इनकी रजीम हो चुकी है कि वो इन्वॉल्व होंगे इसमें और वो कोशिश करेंगे इनको चेंज करने की। आज तक खान साहब ने जो कुछ भी किया है अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं किया। वो क्या है? सबसे पहले तो अगर जिस तरह इन्होंने कहा था कि डेफिनेटली नॉट, अगर उनको अड्डे चाहिए होते तो अफगानिस्तान से वो जाते क्यों? उनको तो अड्डे चाहिए नहीं थे। फैज़ हमीद साहब कह चुके हैं, आपके NSA साहब जो हैं वो भी कह चुके हैं, मोहिद यूसुफ साहब, कि उन्होंने अड्डे नहीं मांगे थे, इन्होंने खुद ही कह दिया डेफिनेटली नॉट। और उसके बाद आपकी फ़ज़ाई हदूद को वो मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा आपने ये काम किया है कि शायद अमेरिका चाहता हो कि आप CPAC को बंद करें या स्लो कर दें, वो भी आपने कर दिया। आपने $26 बिलियन चाइनीज़ का लूट कर वो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल रोक दी है और वो आपकी रिश्वत से और आपकी रेड टेप से बेजार होकर वो भी आपसे नाराज़ बैठे हैं। लेकिन इसका फ़ायदा किसको होता है? अमेरिका को होता है।
उसके बाद आज तक किसी हुकूमत ने IMF और वर्ल्ड बैंक को खुश करने के लिए कानून साजी नहीं की, वो भी आपने की है। तो इन सर्कमस्टांसेस में अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी है कि आपके रजीम को चेंज करें? वो जब आप बगैर कहे उनकी सारी चीजें पूरी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। चाइनीज प्रीमियर आज 2 साल से पाकिस्तान में आने के लिए तैयारी कर रहा है, वो नहीं आ रहा क्योंकि वो नाराज है आपसे। उसके बाद ये है कि आप सबसे पहले आपने खुद अपनी तकारीर में कई दफा फरमाया है कि आपकी मुआशी हालात आपकी सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। एक मुल्क, एक कंट्री जो इतना लाचार हो, बीमार हो, कमजोर हो, वो दुनिया को क्या खतरा होगा उससे? आप मुझे ये बताएं। आपके अफगानी तालिबान आपसे अफगानी नाराज हैं, उन्होंने अगले दिन OIC में अपना फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं वहां भेजा। ईरान भी नाराज है आपसे, उन्होंने भी नहीं भेजा। आपको दुनिया सीरियस ले नहीं रही, तो अमेरिका यहां से उठ के 7 समंदर पार आपकी रजीम उनके लिए चैलेंज बन चुकी है। ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? लोगों को क्या बता रहे हैं? पहले तो आपने अपनी सियासत, अपनी जमहूरियत, अपनी कुर्सी, अपना इस्लामाबाद को बचाने के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किस खूबसूरती के साथ आपने नए पाकिस्तान का नारा तब्दील करके रियासत मदीना का नारा चेंज कर लिया आपने, किस खूबसूरती के साथ। आज आप, मेरा मकसद है कि आपको मजहब का नाम ले लेकर लोगों को वास्ते खुदा के दे देकर लोगों को इस्लामाबाद बुलाना पड़ रहा है। अब मैं आपको ये इस मजहबी जलसे की हकीकत भी बताना चाहूंगा। जी जी शाजिया, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप पूरी हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह? इन्होंने पहले तो एक ट्रेन चलाई है कि जो लोग नहीं आ सकते बसों पे, अब ट्रेनों पर लेकर आएंगे। यहां तक वाशिंगटन DC तक खबरें आ रही हैं कि 7-7 हज़ार रुपए में लोगों को बसों में बिठाया गया है। उनको 2-2 वक्त का खाना दिया गया है। एक बस का खर्चा 5 लाख था। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? दूसरा, शेख रशीद साहब ने रावलपिंडी से रैली की खुद क़यादत फरमाई है एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, सर्विंग इंटीरियर मिनिस्टर। ये उनको चाहिए था कि जानबदारी का ये मुजाहरा करें। और फिर उसके बाद ये भुट्टो साहब के दौर से एक रवश चल रही है कि किस तरीके से डिप्टी कमिश्नरों की, किस तरह तहसीलदारों की, पटवारियों की ड्यूटियां लगाई जाती हैं कि लोगों को इकट्ठा करके लाया जाए। तो जो इस वक्त पॉलिटिकल साइंस के जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ इन जलसों में 10% से भी कम लोग होते हैं जो आपकी आइडियोलॉजी या आपकी मैंडेट की रिस्पेक्ट करते हैं या आपसे वो एग्री करते हैं। दूसरे 90% लोग बेचारे मजबूरी के तहत लाए जाते हैं, घसीट के लाए जाते हैं। और खासकर जब आप हुकूमत में हो, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये जो इस्लामाबाद का जो जलसा इकट्ठ करना था, खान साहब इस पे 2 चीज़ें अचीव करना चाहते थे। एक तो एस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहते थे कि देखें मैं अभी तक पॉपुलर हूँ, मैं कितना अभी तक मकबूल हूँ लोगों में। और दूसरा ये थ्रेट करना चाहते थे कि अगर मुझे छेड़ा गया तो देखें मैं कितना ख़तरनाक हो सकता हूँ। अब ये खान साहब जानते हैं कि वो इन दोनों अज़ाइम में कितने कामयाब रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त मेरे अंदाजे में हुकूमत ने हर चीज़ फार सेल लगा रखी है। पहला सौदा उन्होंने पंजाब की हुकूमत का किया। परवेज़ लाई साहब को उन्होंने पंजाब में वज़ीर आला बनाने की बात की। फिर MQM वालों को उन्होंने शिपिंग की मिनिस्ट्री बेची। फिर उन्होंने वहाँ पे गवर्नरशिप बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सिंध हाउस में जो MNA बैठे थे, आपने उनके बारे में क्या नहीं कहा? आपने हक और बातिल की जंग को क्रिएट किया, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं उसको क्या नाम देंगे आप? आपके एक वजीर ने नेशनल टीवी पर बैठकर रमेश कुमार साहब को के बारे में इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, तो आज आपके बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए? तो शाजिया, असल में मैं जो बता रहा था कि इस वक्त परवेज़ लाई साहब जो हैं उनके ऊपर बड़ा जो है वो प्रेशर है और उनसे समझा जा रहा है कि शायद अब PTI को रेस्क्यू वो करेंगे। और आज की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो निकल चुके हैं और जो नाराज़ लोगों से बातचीत शुरू करेंगे। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब आप इस वक्त अपोजिशन मुस्तकबिल बेच रही है और खान साहब आज जो कुछ मौजूद है वो बेच रहे हैं। अब वो देखने वाली बात ये है कि अपोजिशन तो सिर्फ टिकट देगी ना, टिकटों के लालच में लोग जा रहे हैं और शायद जिस तरह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनको पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत में जो होता है वो अपने प्रेजेंट को, हाल को बेच रहा होता है।
आज देखें परवेज लाई साहब ने भी उस हिसाब से अच्छा फैसला ये किया है कि आज चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 1.5 साल के लिए वो ज़्यादा बेहतर है या फिर लारे लपाड़ों के ऊपर मेरा मकसद है कि आगे मुस्तकबिल का फैसला किया जाए टिकटों पे और मैं बनूंगा और टिकट दिया जाएगा। लेकिन खान साहब जो है वो उन्होंने पाकिस्तान को बेचना शुरू कर दिया है और बिक भी रहा है उनका, और बिकेगा मज़ीद जब तक ये अदम एतमाद की जो है मूवमेंट जब तक वो ख़त्म नहीं होती है उस वक्त तक पाकिस्तान की चीज़ें बेचते जाएंगे, लोग लेते जाएंगे। लेकिन ये देखें कि दुनिया में आपका तासर क्या जा रहा है। आप एक ऐसा मुल्क है जो वाहिद इस्लामिक मुल्क है जिसके पास एटम बम है, और उसका आपने उसको आपने क्या एक तो जलसा किया, उसका नाम आपने वहाँ इस्लाम को इस्तेमाल किया। आज फिर हर चीज़ जो बिक रही है जिस तरीके से बेच रहे हैं आप। खान साहब आप मुझे ये बताएं, आपने अपनी स्पीच में कहा है कि यहाँ पे रमज़ी यूसुफ के केस का हवाला देकर आपने कहा था कि अदालत के अंदर जो था प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए माँ बेच देते हैं। तो आज आप क्या कर रहे हैं? आप क्या ख़रीद रहे हैं? आप लोगों के लिए लोगों को क्या बेच रहे हैं? आप क्या दे रहे हैं? ज़मीर आप भी तो ख़रीद रहे हैं। तो इस पे ये इसकी कहीं ना कहीं से मिसाल या किरदार बना के बताना पड़ता है, लोगों को बासूल होना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो ये रियासत मदीना के अंदर लोग इस तरह करते हैं, बिकते हैं। लोगों को इस तरीके से मिनिस्ट्रियाँ दे दे के उनका ज़मीर ख़रीदा जाता है। लोगों को इस तरह का पाकिस्तान बेच कर अपनी हुकूमत के लिए तवालत, अपनी हुकूमत के लिए इस तरह की चीज़ों का रद्दो जो होता है वो एक दूसरे को दिया लिया जाता है। बाज़ार गर्म है जो। तो मेरे पास आज के बाज़ार अगर देखा जाए तो शाज़िया वो तो सारे का सारा इस हमाम में तो सब नंगे हैं। उसमें खान साहब ने कौन सी नई चीज़ शुरू की है कि वो बताएं कि मैं ये इस्लामी ये फ़लाँ चीज़ कर रहा हूँ, मैं नहीं बेच रहा हूँ, मैं नहीं बिक रहा हूँ या मैं नहीं ख़रीद रहा हूँ। आप भी तो ख़रीद रहे हैं लोगों को। लेकिन इसमें बॉटम लाइन क्या है कि इसमें शाज़िया पाकिस्तान ना सिर्फ बदनाम हो रहा है लेकिन पाकिस्तान मज़ीद पस्ती की तरफ जा रहा है। मैं किसी की एडवोकेसी नहीं करूंगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि खान साहब गलत कर रहे हैं तो दूसरे ठीक कर रहे हैं, दूसरे भी गलत कर रहे हैं और आप भी गलत कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। पाकिस्तान पे आपने ये बताएं कि जिस तरीके से आपने OIC का यहाँ पे इतना पैसा खर्च किया, जाती दफ़ा उन्होंने अफगानिस्तान या कश्मीर के बारे में कोई स्टेटमेंट दी, कोई बयानिया दिया उन्होंने? आपने खुद उनके दरमियान खड़े होकर कहा कि वो दुनिया की नाकाम तरीन ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर उन लोगों को बुलाकर 57 मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा थे, 800 से ज़्यादा लोग उनके साथ आए जो आपने 5 स्टार होटलों में रखे और दिन रात खाने उनको पेश किए। पाकिस्तान जहाँ पे इस वक्त 2 वक्त का खाना जो है वो लग्जरी है, वो अयाशी है 2 वक्त का खाना, तो वहाँ आपने इन लोगों को बुलाकर पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स जो हैं वो जो हुकूमती ख़र्चा किया है उसका कुछ जवाज़ था? लेकिन सिर्फ आपने भुट्टो बनने की ख्वाहिश थी कि भुट्टो के दौर में OIC हुई थी और मैंने भी वो करनी थी। लेकिन देखें खान साहब, ये देखें प्रैक्टिकली आप कहाँ खड़े हैं। आपके दोस्त, आपके जो आसपास लौंडे लपाड़े हैं वो क्या हैं उनके करैक्टर? आपके MNA आपसे नाराज़ क्यों हैं? क्योंकि वो इस्लामाबाद में आते हैं, जिन्होंने वापस हलकों में जाना होता है उनकी कोई इज्जत अफजाई नहीं होती। उनको ये जो आपने अमीर लोगों के बच्चे रख के गवर्नमेंट हुकूमत की चाबियाँ पकड़ा दी हैं, उनकी तजलील करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो नाराज़ है आपसे। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आपको कोई तजर्बा नहीं था कि हलकों के अंदर की सियासत किस तरह लोग करते हैं, क्या चलाते हैं, क्या होना चाहिए, किसी को इज्जत देना क्या चीज़ होती है। किसी को आपने खुद फरमाया है कि मैं टमाटर के रेट करने ठीक नहीं आया। तो खान साहब आपने अभी तक किया भी क्या है? आपने क्या, आप ये बताएं कि आपने कौन सी यहाँ पे IT की यूनिवर्सिटियाँ खोल दी हैं, कौन सी स्टील मिल और PIA आपने रास्ते पे ले आए हैं? कोई एक चीज़ बता दें आप 3.5 साल में अकम्पलिशमेंट। आपने खुद कई दफ़ा फरमाया कि मैं तब्दीली लाना चाहता था, पाकिस्तानी कौम तब्दीली के लिए तैयार ही नहीं है। तो मेरे पास आप एक कदम आगे जाकर 2 कदम पीछे आ जाते हैं, तो आप तो फिर वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ से आपने शुरू किया था। 3.5 साल की तो अकम्पलिशमेंट कुछ भी नहीं है। तो मैं इसमें इन सर्कमस्टांसिस में इस वक्त जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, हर पाकिस्तानी के लिए शर्मिंदगी है और आगे भी कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यही लोग चेहरे तब्दील करके आ जाएंगे और उसी तरीके से लूटेंगे जो पिछले 74 साल से लूट रहे हैं। अफसोस इस पे है कि खान साहब ने जो वादा किया था वो डिलीवर नहीं कर पाए। जिस करप्शन के खिलाफ खान साहब कहते थे कि मैं जाके ठीक करूंगा, मेरे पास बहुत अच्छी टीम मौजूद है, 90 दिन के अंदर बेहतरी नजर आएगी, इन्होंने खुद फरमाया था। 90 दिन क्या होने थे, इस वक्त तो 3.5 साल 4 साल पूरे होने को हैं
पाकिस्तान आगे जाने की बजाय मज़ीद नीचे जा चुका है और इसके लिए दुआए खैर ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में। इसका सबसे जो मेरी नज़र में इसका हल नज़र आता है, एक तो शफाफ इलेक्शन जो कि पाकिस्तान में एक ख्वाब बन चुके हैं। इदारों को न्यूट्रल होना पड़ेगा और इलेक्शंस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और वो लोग आएँ और फिर देखा जाए इदारे जो चलाते हैं, जो असली डिसीजन मेकर हैं, जो अदलिया है, सबको मिलकर ये देखना होगा कि वो करप्शन के बारे में क्या इक़्तिबात करते हैं। या छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा, आम पार्टी जो कि भारत में दिल्ली में उसने डिलीवर किया और केजरीवाल, उन्होंने रिश्वत के खिलाफ जो कदम उठाए, गरीबों के लिए बिजली फ्री की, सर्टन यूनिट फ्री हैं हर आदमी के लिए जो गरीब लोग हैं, और उन्होंने यही अपना जब उन्होंने दिल्ली में डिलीवर किया तो दिल्ली की एडजॉइनिंग स्टेट क्या थी? पंजाब। और जिस तरीके से वो पंजाब में आए हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ने अगले दिन आते ही पहला ऐलान ये किया था कि जो अफसर आपसे रिश्वत मांगे उसको रिश्वत दें, लेकिन साथ उसकी वीडियो बनाकर मुझे भेजें। मैं खुद इंडिया में, भारत में मैंने सफ़र किया केजरीवाल के दौर में, और मैंने भारत में दिल्ली में हर टैक्सी ड्राइवर से पूछा, हर चौकीदार से पूछा, हर वेटर से पूछा कि केजरीवाल क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने दिल्ली के स्कूल तब्दील करके रख दिए, उन्होंने बिजली फ्री कर दी, उन्होंने रिश्वत का खात्मा कर दिया। अब दिल्ली के अंदर मुलाजमीन रिश्वत लेने से डरते हैं। तो ये रियासत मदीना का नारा काफ़ी नहीं है। खान साहब पहले अपने घर से शुरू करें, अपनी कैबिनेट से इसका आगाज़ करें। सिर्फ जलसों के लिए रियासत मदीना का इस्तेमाल ना करें। हज़रत उमर की मिसालें सबसे पहले अपनी कैबिनेट से शुरू करें। और आप सबसे बड़ा मुझे दुख इस बात का है, हर एक महकमे के 3-3 वज़ीर हैं और कई आपने एडवाइज़र रखे हैं, लातादाद आपके इस वक्त 100 के करीब आपकी कैबिनेट है। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क इतने वज़रा अफोर्ड कर सकता है? अब खुद ज़रा अपनी आंखें बंद करके सोचें जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है इस वक्त। और मज़ीद इसमें मैं समझता हूँ कि जो बेहतरी की मैंने जिस तरह आपको बताया कि इस दफ़ा मैं पाकिस्तान के सारी ज़िंदगी जीटी रोड पर ट्रैवल करता रहा हूँ, लेकिन जितने बुरे हालात इस दफ़ा मैंने जीटी रोड के देखे हैं, आलेमान है। आप ज़्यादा दूर ना जाएं। सिर्फ मैं खान साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा और इनके वज़रा जो 100 हैं इस वक्त, कि इस्लामाबाद से निकल कर किसी दिन गुजर खां तक जाने की कोशिश करें जीटी रोड पर, आपकी तसल्ली हो जाएगी। इस वक्त अगर आप देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की सड़कें पाकिस्तान से बेहतर हैं, वो भी जीटी रोड। दूसरी सड़कों की हालतें क्या होगी? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो आपने नहीं बनाई थी, कई 100 साल पहले शेर शाह सूरी ने बनाई थी। आप जब उसको भी मेंटेन करने की सलाहियत नहीं रखते तो एक सुपर पावर को आपको थ्रेट करने की क्या ज़रूरत है? आप खुद पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक बन चुके हैं। कोशिश करें कि पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में कुछ सोचें। अच्छा, साजिद साहब, पोलैंड का दौरा किया है अमेरिकी सदर जो बाइडन साहब ने, और वहाँ पर उन्होंने एक जानिब तो कहा कि पुतिन के खिलाफ हम डट कर मुकाबला करेंगे, और दूसरी तरफ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से भी अपना स्टेटमेंट दिया। मैं चाहूँगी इसके ऊपर भी आप रोशनी डालिएगा। देखें, इस वक्त ज़्यादातर जो दुनिया के अंदर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अमेरिका से शुरू होते हैं, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से शुरू होते हैं, क्योंकि दुनिया में बैलेंस ख़त्म हो चुका है। दुनिया के अंदर अमेरिका अपना रोल अदा नहीं कर पा रहा। अमेरिका अब अंदरूनी इंतशार का शिकार है इस वक्त। देखें, जिस तरीके से डीमोरलाइज होकर अफ़गानिस्तान से आए, जिस तरीके से सीरिया से वहाँ कुछ नहीं कर सके, जिस तरीके से ताइवान को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, ना कर सके, और ना यूक्रेन को प्रोटेक्ट कर सके, ना कर रहे हैं, ना करने की ख्वाहिश है। इस वक्त अगर देखा जाए तो रूस जो है वो ईरान के साथ नेगोशिएशन में अमेरिका की हेल्प कर रहा है, और अमेरिका उस हेल्प को नहीं ख़राब करना चाहता। दूसरा, रूस जो है वो अमेरिका के साथ इन्वायरमेंट के में पार्टनरशिप है, और इस वक्त जो रजीम है वो पार्टनरशिप भी ख़राब नहीं करना चाहती। तो वो बाइडन के ख़िलाफ़ स्टैंड लेने से कासर हैं। जिस तरीके से वो अफ़गानिस्तान से शर्मिंदा होकर निकले हैं, इस वक्त उनकी फॉरेन पॉलिसी की कोई रिस्पेक्ट कहीं मौजूद नहीं है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि पोलैंड में जब गए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, सबसे पहले तो पोलैंड जो था वो यूक्रेन को जंगी जहाज़ देना चाहता था, लेकिन जो बाइडन साहब ने उसको वीटो कर दिया था, क्योंकि ये बाइडन को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, पुतिन को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते कि कहीं वो इनके पीछे ना आ जाए। अगले दिन हालांकि आप ये देखें कि जब वो पाबंदियां लगा रहे थे तो उन्होंने ना सिर्फ बाइडन साहब पर पाबंदियां लगाई, बल्कि इनके लड़के के ऊपर पाबंदियां लगाई, क्योंकि उसकी करप्शन की स्टोरियां यूक्रेन से शुरू हुई थी। मॉस्को की मेयर से भी पैसे लिए थे और चाइना से भी पैसे बनाए थे। इस वक्त बाइडन साहब
नाक नाक तक करप्शन में उनके बच्चे और उनकी फैमिली जो है वो धंसी हुई है। अब पोलैंड के अंदर भी गए हैं तो सबसे बड़ा खौफ इस वक्त जो खौफ की अलामत है वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ अपने अगले इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर रखी है, बल्कि वो रिपब्लिकन जहां जहां इलेक्शन होते हैं पार्टी के लिए जाके कैंपेनिंग करते हैं। तो इतना खौफ है कि इस वक्त बाइडन साहब जब पोलैंड के अंदर गए, बजाय यूक्रेन पे बात करते, बजाय रशिया पे बात करते, तो उन्होंने वहां भी जाके डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया और उन्होंने एक बात कही वहां पे जो इस वक्त दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल कर चुकी है। वो कहते हैं मैं खुश नसीब होऊंगा अगर डोनाल्ड ट्रंप मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े। तो मज़का अमेज बात इस तरीके से है कि डोनाल्ड ट्रंप तो क्या, कोई भी रिपब्लिकन इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा तो वो जीतेगा, क्योंकि ये हिस्ट्री बना रहे हैं कि हमेशा अमेरिकन सदूर जो होते हैं वो अपनी सदारत के आखिरी दौर में अनपॉपुलर होते हैं क्योंकि अपना मैंडेट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइडन वाहिद प्रेसिडेंट है जो अपने पहले साल के अंदर ही अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर चुके हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ 37% पर है। तो उनके खौफ बिल्कुल ठीक है। लेकिन पोलैंड गए वो इस वक्त, अगर मैं आपको बताऊं तो मशरकी और मगरबी जो यूरोप है वो मुख्तलिफ तरीके से बिहेव कर रहा है। मशरकी यूरोप जो कि बाल्टिक स्टेटें थी वो रशिया के नीचे काफ़ी अरसा गुजार चुके हैं और कई स्टेटों को नेटो ने अपनी मेंबरशिप दे रखी है। उनको ख़तरे महसूस हो रहे हैं, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि कहीं रशिया वहाँ ना आ जाए। उसके बाद जो मगरबी ताकतें हैं जिस तरह फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है, ये आज तक कभी कॉलोनियल यूरोप का हिस्सा नहीं रहे। इनके ऊपर किसी दूसरी ताकत ने हुकूमत नहीं की, तो उनका बिहेवियर इसके बारे में मुख्तलिफ है और वो ये चाहते हैं कि रूस से गैस और पेट्रोल भी लेते रहें और अगर ये इसकी सप्लाई बंद की गई तो उनकी इकानमीज क्रिपल कर जाएंगी। तो उन दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस फ्लोर और प्रेडिक्शंस जो है वो बिल्कुल नज़र आता है ना होने के बराबर हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि काबुल अभी हफ्ता जो है वो 7 दिन निकालेगा, लेकिन उसके दूसरे दिन ही तालिबान टेक ओवर कर गए थे। इनकी इंटेलिजेंस फ्लोर थी। इसी तरीके से जनरल मिली जो कि अमेरिका के इस वक्त सबसे बड़े जनरल हैं आर्मी के, उनकी प्रेडिक्शन ये थी कि जब रशिया अटैक करेगा तो कीव जो कि यूक्रेन का कैपिटल है वो 3 दिन के अंदर गिर जाएगा। लेकिन आज भी कीव खड़ा है और लड़ रहा है। और आज की जो ख़बरें हैं कि इस वक्त रशियन यूक्रेन बड़ी दलेरी के साथ लड़ रहे हैं यूक्रेनियन, और इस वक्त जो रशियन हैं दे आर ऑन द बैक फुट। कई एरियाज़ के अंदर से रशियन इस वक्त विड्रा कर रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने तनहा लड़े हैं, अपनी जंग लड़ रहे हैं आज़ादी की, और देखें वो कहाँ तक जाते हैं। और आज के दौर में भी मैंने देखा है कि जो कौमें ज़िंदा हैं, जो अपने हकूक़ और अपने इलाकों के लिए लड़ना चाहते हैं, वो लड़ते हैं और साबित करते हैं, जिस तरीके से आज़रबाईजान ने किया था, अपनी जंग जीती थी। और इसमें एक बात जो ख़ासकर जो मेरे ऑब्जर्वेशन मेरे नज़र में से गुजरी है कि इस वक्त यूक्रेन का पल्ला भारी होने की एक वजह टर्किश जो उनके ड्रोन्स हैं वो वजह है। TB2 उनको कहा जाता है, उनकी एक ख़ास वजह है और यूक्रेन उसकी वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है रशियन फ़ौज को। और मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा अगले सेगमेंट तक। तो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। हमेशा की तरह पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो आपका तज्ज़िया है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, और जिस तरीके से इस वक्त यहाँ पे उखाड़ पछाड़ चल रही है और गिव एंड टेक चल रहा है, देखने हैं कि अगले दिनों में खान साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए मज़ीद कितनी कुर्बानियाँ देंगे। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद तारड़ साहब को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में हम फिर नए टॉपिक्स के साथ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।